नमस्कार। हरियाणा सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिसने प्रदेश के गरीब बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को तगड़ा झटका दिया है। इस पॉलिसी के तहत अब प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS डिग्री करने वाले छात्रों को 4 साल के कोर्स के दौरान 40 लाख रुपए फीस भरनी होगी। पहले डॉक्टर बनने के लिए इस पढ़ाई की सालाना फीस 53,000 हुआ करती थी। कांग्रेस इस फीस बढ़ोतरी का विरोध कर चुकी है। सुरजेवाला ने कहा है कि अब ऐसी स्थिति में निजी कॉलेज में जो 15 से 18 लाख का फी स्ट्रक्चर है वहां पर भी फीस बढ़ा दी जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मसले पर विरोध स्वरूप कोर्ट तक जाएगी। तो फीस बढ़ोतरी जो है एक साफ साफ इशारा है कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो मिडिल क्लास के परिवारों से आते हैं उन बच्चों के सामने अब ये सपना धुंधलाता नजर आ रहा है। आज 16 आने सच में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे एक्सपर्ट हरीश वशिष्ठ जी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। नमस्कार। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत बड़ा ये झटका सरकार ने दिया है कि सीधे पहले जो सालाना 53,000 रुपये फीस भरते थे अब उन्हें हर साल 10 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। कितनी बड़ी जो है मायूसी ऐसे छात्रों के लिए है? ये निश्चित तौर पर मायूसी तो होगी और उसका कारण है कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो इतनी ज़्यादा पहले से ही महंगी है। वो केवल आप इसको ये मत मान के चलें कि अभी सरकार ने जो फीस की बढ़ोतरी की है वही है। 10th करने के बाद एक बच्चा जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए +1 के अंदर आता है जी। उसके साथ उसका शुरू हो जाता है कोचिंग का सिलसिला, और वो कोचिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगी है। लाखों रुपए उस बच्चे को कोचिंग के अंदर है वो खर्च करने पड़ते हैं, और कोचिंग करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका एडमिशन है +2 करने के बाद हो जाएगा। हो सकता है 1-2 साल उसको कोचिंग और लेनी पड़े, वेट करनी पड़े, और उसमें उतना ही उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता चलेगा। अब ऐसे में जब वो उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तब हरियाणा में 53,000 से बढ़कर 80,000 रुपये तो फ़ी वैसे हो चुकी है जी। और उसके साथ जो सरकार ने एक किया है 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड वार्षिक एनुअल वो भी शुरू कर दिया है। तो इस तरह से लगभग जो 4.5 साल का जो समय है वो जो कॉलेज के अंदर मेडिकल कॉलेज में गुजारता है उसमें उस स्टूडेंट को 40 लाख रुपया है वो तो पे करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके जो हॉस्टल चार्जेज हैं, उसके जो बुक्स के चार्जेज हैं वो भी बड़े महंगे हैं। वो कोई इतना आसान नहीं है, तो उनको भी उसे देखना होगा। अब आम व्यक्ति है वो जो बिल्कुल जो गरीब जो है या फिर जो मिडिल क्लास है उसके लिए इतना बड़ा जो खर्च उठाना बड़ा मुश्किल है। मुझे इसमें वो हरियाणवी जो कहावत है वो याद आती है, कुछ तो लोहा खोटा कुछ लोहार। अब एक तो पहले ही इतना जो कोचिंग पे और बाकी सब के ऊपर खर्च था, और उसके बाद है फिर अगर आपका एडमिशन हो गया तो उसके बाद फिर कॉलेज का खर्चा। ये निश्चित तौर पर है जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए बड़ी मायूसी है, उसका सबब है। सीधा सीधा क्या सरकार की ये कोशिश लग रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं ये बेहतर बनाना चाह रहे हैं या फिर लिमिटेड करना चाह रहे हैं कि पैसा का सोर्स है, जो कमाई का सोर्स है वो छात्रों से वसूला जाए और इसी में उम्मीद कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाए? समझ नहीं आ रहा है कि जो सरकार है वो चाह क्या रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाह रही है कि या स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अपनी कमाई का जरिया ढूंढ रही है? नहीं, ये वो देखो, एक जो सरकार की जो मंशा है वो तो इस हिसाब से ठीक भी लगती है। ये तो ठीक है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक बड़ा बोझ है। लेकिन दूसरी तरफ आप एक और देखें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो एक डॉक्टर तैयार करने के लिए
वो लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का गवर्नमेंट को वो खर्च है वो करना होता है। और ये गवर्नमेंट है उसका खर्च नहीं है, ये टैक्स पेयर्स है। जो आम व्यक्ति है जो टैक्स देता है उसमें से डॉक्टर बनाने के लिए इतना बड़ा जो खर्च है वो सरकार है वो करती है, लेकिन वो खर्च होने के बाद है उसका जो लाभ है कई बार समाज को नहीं मिल पाता। वो जो डॉक्टर है वो या तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चला जाएगा जहां बहुत बड़ी बड़ी जो सैलरीज हैं वो मिलती हैं, या फिर विदेश चला जाएगा जहां पे उससे भी बड़ा जो पर्क है वो उसे मिलने वाला है, या फिर वो जिनके खानदानी वो क्लिनिक्स हैं जहां फैमिली बिजनेस है ये जो क्लिनिक का वो उसमें जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट के जो क्लिनिक हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कई बार पूरे डॉक्टर है वो नहीं मिल पाते। और इसके साथ ही शहरों में तो कई बार है वो डॉक्टर है उपलब्ध हो भी जाते हैं। गांव की जो डिस्पेंसरीज है, गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वो हमेशा डॉक्टर्स है उसकी कमी से जूझते रहते हैं। वहाँ अगर 10 डॉक्टर्स की अगर पोजीशन है तो कई बार 2 या 3 डॉक्टर ही होते हैं। लेकिन हरीश जी, यहाँ पर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि चलिए जो स्वास्थ्य सुविधाओं में खामियां हैं सरकार की तरफ से वो तो हैं ही, लेकिन इस नीति के पीछे क्या जो गरीब तबके से आने वाले छात्र हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया, या जो मिडिल क्लास है, बिल्कुल नाजायज़ लगता है कि सीधे सीधे 20 गुना फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, ना गरीब छात्रों के बारे में सोचा जाता है। ऐसे देश में जहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो लोग बच्चों के पास स्मार्टफोन्स तक नहीं है, ऐसे देश में क्या इस तरह की नीति लाना कितनी अक्लमंदी लग रही है सरकार की तरफ से? और इसमें ये तो ठीक है कि ये जो विद्यार्थी वर्ग है या उनके जो अभिभावक हैं उस दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है। वो ठीक है, वो जो डॉक्टर्स की कमी से जो सरकारी तंत्र है जूझ रहा है, उसके लिए एक बॉन्ड अगर आपने शुरू किया है और उस बॉन्ड का कितना लाभ होगा अभी तो कहना मुश्किल है। तो लेकिन आम जो विद्यार्थी है उसके लिए इतना खर्च है वो सहन कर पाना है वो मुश्किल होगा। हालांकि सरकार ने इसमें एक प्रावधान किया है कि जो बॉन्ड भरा जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट है वो एजुकेशनल जो लोन है वो उपलब्ध कराएगी। और जब अगर उसका कोर्स पूरा होने के बाद है अगर वो सरकारी जॉब है उसको ज्वाइन करता है तो उस लोन को गवर्नमेंट है वो रीपे करेगी। लेकिन वो जो दिक्कत है वो तो बात की है कि आप गवर्नमेंट जॉब है नौकरी मिलती है कि नहीं, इस हाँ पर भी पहले तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि जितने बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज से पढ़ के निकलें उनको आप गारंटी देंगे कि उनको ये नीति में साफ कहा गया है, एक लाइन में कहा गया है कि सबको नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह की एक लाइन है शायद। हाँ, तो जब आप सबको जॉब इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद इस तरह का जो बॉन्ड भरना, बॉन्ड भी बहुत बड़ा है, 10 लाख का है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। और इसके साथ ही मैं एक बात और वो कहना चाहूँगा कि सरकार को जो सरकारी तंत्र है उसमें डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए कुछ और जो तरीके हैं वो निकालने चाहिए थे, बजाय इसके कि जो गरीब जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर आप इतना बर्डन डाल दें। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज, बड़ा प्रतिष्ठित वहाँ का जो कॉलेज है, उसमें तेलंगाना की एक गरीब मैकेनिक की जो बेटी ऐश्वर्या रेड्डी, उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसके पास है उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए थे वो नहीं थे। उसका लैपटॉप भी नहीं था उसके पास, हाँ वो भी नहीं था। और उस कोरोना की वजह से उसके जो गरीब जो पिता थे वो उसका खर्च वो नहीं उठा पा रहे थे। और उस दबाव में उस ब्रिलियंट जो स्टूडेंट थी ऐश्वर्या, उसने आत्महत्या कर ली। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर वैसे ही बहुत बड़ा दबाव है। वो जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स के अलावा जिस तरह का एग्ज़ाम का सिस्टम है, जिस तरह की हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ है, ऐसे में ये अतिरिक्त दबाव है वो और डाल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये फीस बढ़ाने,
बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने की बजाय कुछ और तरीके निकालने चाहिए थे, जिससे वो जो निकलने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको वो सरकारी तंत्र है उसकी तरफ आकर्षित कर सके। ये हरीश जी, ऐसा लगता है कि जब इस तरह की नीति सामने आती है तो लगता है कि सरकार का कोई रिसर्च बेस्ड नीति जो बनाती है, पॉलिसी मेकिंग क्राइटेरिया नहीं है, वो ऐसे ही रिकमेंडेशंस अपना लेती है, ना ही सोचती है कि क्या ये धरातल पर सही जाएगा, लोगों के लिए सही रहेगा, सकारात्मक रहेगा। ऐसा बार बार सामने आता है। नहीं, इसके लिए एक जो होना चाहिए वो आम तौर पर हाँ, वो ये है कि जो आप इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की जो बॉडी है उसके लोग हैं या पेरेंट्स हैं, और मुझे लगता है भाई उसके साथ साथ है जो अपोजिशन है उनको भी उस डिस्कशन के प्रोसेस में वो शामिल करना चाहिए। वो आमतौर पर होता ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहीं वो सरकार को या जो कैबिनेट है उसको वो उस तरह से सेटिस्फाइड कर देते हैं कि भी ऐसा करेंगे तो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके अगर आप व्यू लेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, हो सकता है कि इससे बेहतर जो पॉलिसी है वो सामने आ पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर्स की कमी पूरी कहाँ से होगी? डॉक्टर्स तो और कम हो जाएंगे। गरीब छात्रों का एक जो है सेक्शन है वो निकल जाएगा, मिडिल क्लास छात्रों का जो एक सेक्शन है वो निकल जाएगा, सीट्स भी शायद खाली रह जाएंगी। ऐसे में अगर यही स्थिति बनी रहती है तो देखिए, वो जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी ये आशंका है वो जाहिर की है, और उनका कहना ये है कि ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स हैं शायद नहीं आएंगे, तो वो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें चले जाएंगे। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फ़ी है इस समय वो जो सरकार की जो बढ़ी हुई फ़ी है उससे बहुत कम है जी। तो ऐसे में आम जो विद्यार्थी है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्यों जाएगा? अगर उसे प्राइवेट कॉलेज से डबल से भी ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है तो वो उसको प्रेफर नहीं करेगा। तो ऐसे में उन्होंने आशंका जाहिर की है कांग्रेस ने कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा है जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो उनको होगा। और ये सरकार को मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए कि ऐसे में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो बहुत ज़्यादा जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जी हरीश जी, कोरोना का समय है, कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इनकी पोल खुली है कि किस तरह से हम बहुत ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, वो दिन रात पेशेंट्स के, मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। ऐसे में इस तरह की नीति का सामने आना क्या दर्शाता है कि कोई गैप है, बिना कोई रोड मैप देखे हुए ये नीति लेकर आई गई है? ऐसा गैप दिखता है आपको कोरोना के परिदृश्य से देखा जाए तो? कोरोना इस काल में हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में से था जहां पर बहुत ज़्यादा पेशेंट थे कोरोना के जी। और ऐसे में वो हरियाणा के जो हॉस्पिटल्स है उसको लगभग पूरे हरियाणा में वो संभाल नहीं पाए। बिल्कुल। उसमें कुछ जगह ज़रूर ऐसी थी, जैसे अंबाला है, पंचकुला है, इनके अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम था मेडिकल फैसिलिटीज़ का वो शायद कुछ ठीक तरह से काम कर पाया, लेकिन ज़्यादातर हरियाणा में वो सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पाया। और ख़ासकर गांव के अंदर तो वो सिस्टम में है बिल्कुल भी नहीं चल पाया, बैठ गया मतलब है। तो ऐसे में इस अनुभव को देखते हुए, हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, वो अपने आप को गब्बर कहलवाना है बड़ा पसंद करते हैं, हाँ। लेकिन वो जो गब्बर है वो भी मुझे लगता है भाई इस वाले मामले में बहुत ज़्यादा गब्बर जैसा जो गरूर है वो नहीं दिखा पाए, और ना तो वो कोरोना काल के अंदर है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को उस स्तर तक ले गए, और अब जब वो निकल गया है तो वो सरकार को कहीं ये प्रेशराइज नहीं कर पाए कि ये फ़ी जो बढ़ोतरी है मेडिकल स्टूडेंट्स की वो इस स्वास्थ्य तंत्र को और नुकसान पहुंचा। तो अनिल विज यहाँ पर शायद
जैसा उनकी इमेज है, जो छवि है, उसका कुछ यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। जो गरीबों के लिए या फिर जो जिनको ज़रूरतमंद लोग कहते हैं उनके लिए काम करने का वो दावा करते रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये अनिल विज है, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें उनसे उम्मीद बहुत थी कि वो जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो गरीब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो इस तरह का कोई फैसला है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बड़े एक साधारण परिवार से आते हैं और उनकी छवि भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है। आम आदमी के लिए लड़ने वाले, आम आदमी के लिए हमेशा झंडा बुलंद करने वाले, और इस स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने की कोशिश भी उन्होंने पिछले कार्यकाल के अंदर की जी। हाँ, और उसमें कहीं ना कहीं वो पूरे हरियाणा में कुछ सुधार भी दिखाई पड़ा। लेकिन ये फैसला जो बताता है कि या तो अनिल विज है वो इस सारे सबको समझ नहीं पाए, या फिर वो कहीं और क्योंकि उनके पास एक होम मिनिस्टर है, तो पुलिस वाला भी एक उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी काम है, तो कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अनिल विज है, कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में इस तरह का कोई फैसला है वो हो पाएगा। जी हरीश जी, यहाँ पर विरोधाभासी दिख रही है सरकार। एक तरफ 75% हरियाणवी युवाओं को रोजगार देने की बात करती है और एक तरफ इस तरह से हरियाणा के ही युवाओं के जो खिलाफ है इस तरह के फैसले लेकर आती है। वो निश्चित तौर पर एक सरकार में जहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें एक कंट्राडिक्शन है, वो तो निश्चित तौर पर ही है। मतलब वो कई बार ये लगता है कि वो सरकार है वो ये फैसला क्यों कर रही है, चाहे वो केंद्र के स्तर पर है बीजेपी में, क्योंकि जब कृषि बिल है उस पर जब फैसला हुआ तब भी जो स्टेक होल्डर्स है उनसे कोई बहुत बड़ा जो विचार विमर्श है वो नहीं हो पाया। आईएमए ने इसका विरोध किया, इस नीति के खिलाफ बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए थे। आईएमए ने बोला है, स्टेक होल्डर्स है आईएमए, उनसे भी किसी तरह की बातचीत या चर्चा नहीं की गई इस नीति पर। निश्चित तौर पर, क्योंकि वो आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी जो कहना है वो ये है कि ये आम जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके खिलाफ है, और जो सरकारी तंत्र डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है तो उसको और ज़्यादा इस फैसले की वजह से परेशानी में आना पड़ेगा। और केवल आईएमए नहीं, बाकी और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कहीं भी किसी से बातचीत है वो नहीं हो पाई। और मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि जो बीजेपी है उसका एक जो स्टूडेंट विंग है, वो बीजेपी का तो नहीं है, वो आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सरकार ने कहीं उनसे भी इस मामले में विचार विमर्श है वो नहीं किया। और प्रदेश की जो स्टूडेंट्स बॉडीज हैं, चाहे वो एनएसयूआई है या इनेलो का जो स्टूडेंट विंग है या जो लेफ्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट विंग है, सबने इस फैसले का विरोध किया है। जी, एक हरीश जी, ऐसे में जो हरियाणा का युवा है जो डॉक्टर बनना चाहता है उसके पास क्या फिर विकल्प बचता है? पंजाब में भी फी हाइक है, उसे कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, वो कहीं भी नहीं जा सकता है नेहा जी। उसे तो मजबूरी में ये फैसला स्वीकार करना पड़ेगा। वो ये ठीक है कि अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो वो एजुकेशन लोन लेगा, और एजुकेशन लोन लेने के बाद है, क्योंकि उसमें सरकार ने एक थोड़ी छूट भी दी है कि 1 साल तक एमबीबीएस करने के 1 साल तक उसे वो लोन है वो रीपे नहीं करना है। लेकिन 1 साल के बाद अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है और अगर नहीं मिलती है तो फिर वो इस लोन को चुकाने के लिए सारी जिंदगी है वो परेशान रहने वाला है, क्योंकि लोन बहुत बड़ा है, 40 लाख का लोन है, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी है। जो सब रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने जो कैलकुलेट किया है कि एक विद्यार्थी को अगर वो एजुकेशन लोन लेता है लगभग 55 या 56 लाख रुपए है वो रीपे करना होगा। और आज की ईएमआई जो प्रति माह है वो बनेगी 40,000 से ऊपर। और वो आज की जो परिस्थिति है वो सरकार है, वो डॉक्टर्स है, उसकी रिक्रूटमेंट भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर करती है, और वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है।
और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है और फुल पे भी अगर डॉक्टर रखे जाते हैं तो उनके लिए भी उस पे में से वो इतना जो EMI निकालना है वो मुश्किल होगा। तो क्या ऐसा जो छात्र है वो शादी कर पाएगा, अपना घर बसा पाएगा, क्योंकि वो पहले ही कर्ज के तले दबा हुआ है, फिर कोई डॉक्टर ही नहीं मिलेगा हरियाणा में। वो तो निश्चित तौर पर ये तो जो डॉक्टर्स की जो कमी है वो मुझे लगता है कि वो बढ़ेगी, क्योंकि आज भी ये मेडिकल जो कैरियर है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, वो आम जो व्यक्ति है, आम जो परिवार है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे परिवार हैं जो जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े कर्जे लिए हैं। लेकिन अगर ये वाला फैसला सरकार इसमें कुछ बदलाव नहीं करती है तो ये तो उन परिवारों की कमर तोड़ देगा। सीधा सीधा ये रास्ता लग रहा है कि रोल बैक ही होना चाहिए इस नीति का। हाँ, या तो ये रोल बैक हो या फिर सरकार इसके अंदर कुछ इस तरह के प्रावधान करें। और मुझे लगता है भी जब आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे वो कहीं ना कहीं कोई उसके समाधान है, हल है, वो भी बताएंगे कि आप इस तरह के करें कि आम जो विद्यार्थी है उसके लिए ये मुश्किल ना हो, मतलब। और प्रदेश का जो प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड जो बालक है, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़े आसानी से प्रवेश है वो पा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी। आज हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो हरियाणा सरकार की ये नई पॉलिसी है MBBS डिग्री कोर्स के लिए जो फीस बढ़ा दी है, ये बिल्कुल ही छात्र विरोधी है। गरीब तबके और मिडिल क्लास परिवारों से जो छात्र आते हैं उनके सपने को एक बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ और सिर्फ शायद यही रास्ता है कि या तो आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मीटिंग कीजिए, वे आउट कीजिए, नहीं तो पूरी की पूरी नीति वापस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।